हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री का, नाम है सॉलिड स्टेट। एंड सो फार हमने क्या क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन, द टाइप्स ऑफ सॉलिड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। और हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो सूडो सॉलिड्स होते हैं, या फिर उनको बोला जाता है वो फेक सॉलिड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी सॉलिड हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे। अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और जब ये स्टडी हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जिनको बार बार यूज किया जाएगा। तो आज के लेक्चर की हम स्टार्टिंग करते हैं इन्हीं छोटी छोटी टर्म्स को डिफाइन करके। जैसे कि सबसे पहली टर्म जो मैंने लिखी हुई है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है? देखो, लैटिस जो होता है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और क्रिस्टल, या क्रिस्टल का मतलब आप समझते हो कि कोई भी आपको एक पार्टिकल मिला हुआ है, एक टुकड़ा मिला हुआ है, उसको आप क्रिस्टल बोल देते हो। एक्चुअल में क्रिस्टल जो वर्ड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि जब आप डिफरेंट पार्टिकल्स को 3D के अंदर अरेंज कर लेते हो, तो उस अरेंजमेंट का जो पैटर्न बन रहा है, उस अरेंजमेंट से जो एक ब्लॉक बन रहा है, उस पूरे के पूरे ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम एक 3D स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशंस के अंदर चारों तरफ अरेंज कर लेते हैं, तो जो पैटर्न बनता है, जो एक क्रिस्टल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या स्पेस लैटिस बोलते हैं, या फिर 3D लैटिस बोलते हैं। तीनों इसी के नाम है। पहली चीज क्लियर हो गई। देखो, एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है मैं आपको। ये क्रिस्टल लैटिस का टिपिकल एग्जाम्पल है। इसके बाद लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? हमने बोला लैटिस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। और पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट किन किन पॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो यहां से लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि लैटिस पॉइंट एक पॉइंट होता है, एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है जहां पर अरेंजमेंट होता है। लैटिस का मतलब अरेंजमेंट। तो हम बोल रहे हैं डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस, उस पूरे ब्लॉक के अंदर, पैटर्न के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर, क्रिस्टल लैटिस में वो पोजीशन जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लोकेटेड होते हैं, उस पॉइंट को, उस हर एक जगह को क्या बोलेंगे, एक लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होती है? तो हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा लैटिस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट है उनको लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। अगर इन लैटिस पॉइंट से एक ऐसा एक अरेंजमेंट बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और उस रिपीटिशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस छोटे से एक ब्लॉक को बोलेंगे क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन देख लो। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in all directions in 3D generates the crystal lattice। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक छोटा सा पोर्शन, जिसको बार बार हर एक डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ रख दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लैटिस बन जाता है। एक छोटा सा वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखो, आपके सामने एक मैं यूनिट सेल लेके चल रहा हूँ। 3 एक्सिस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ग्रीन को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, पर्पल को मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और रेड को मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ। तो इस तरह मैंने एक क्यूब को लिया हुआ है। अगर इस क्यूब का बार बार रिपीटिशन हर एक डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो उससे पूरा एक ब्लॉक बन के आता है, और उस पूरे ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो अभी आपने देखा कि किस तरह यूनिट सेल से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक एक जो बॉल आपको दिखाई दे रही है वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, और इन्हीं से मिलके बनती है एक यूनिट सेल। यूनिट सेल आपस में मिलती जाती है, और उनसे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हमें नोटबुक में यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट्स को शो करना हो, तो इस तरह का एक डायग्राम जो होगा वो बनाना होगा। इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, तो आइए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बनाना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने एक ये क्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन क्यूब जैसा ही है। तो हम इसको यूज करेंगे, और आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्यूब अपनी नोटबुक के ऊपर बना लेते हैं। क्यूब बनाना आता होगा सभी को। देखिए, चले स्टार्ट करते हैं। साथ साथ बनाना है आपको, नोटबुक और पेन साथ रखनी है, और उसके साथ साथ ड्रॉ करना है। तो ये सामने वाली एक वॉल होगी, इसकी पीछे की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मत लेके जाना। इनको मिलाया।
और इस तरह से बन गया ये क्यूब। हमें इस क्यूब को बिल्कुल सामने से नहीं देखना है, हमें क्या करना है, इस क्यूब को देखना है कैसे, इसके आर पार देखना है हमें। इस चीज़ को समझो ध्यान से। तो इस तरह से ये क्यूब ऐसा बन गया जो हमें आर पार दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट्स रहेंगे, ये पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे लैटिस पॉइंट्स, या फिर लैटिस साइड्स भी बोला जाता है इनको। ये लैटिस पॉइंट्स हो गए। इस तरह हमने क्यूब को ड्रॉ कर लिया। इस तरह का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को बीचों बीच काटना स्टार्ट करता हूँ। किस तरह से कि ये सामने वाली जो एज है इसको बीच में से इस तरह से काट देना है। काट सकते हैं इसको। इसी तरह पीछे से इसको काट देना है, पीछे से फिर इसके बाद इसको काट देना है, और नीचे से भी इसको यहाँ से काट देना है। काट सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से क्यूब था हमारे सामने। तो इस क्यूब को मैंने काटा यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से काटा। तो मैं यहाँ से इसको ये कट कर देता हूँ। हो गया कट। इसके बाद ऊपर से काटना है। इनको मैं पॉइंट्स बनाता चलता हूँ। इसके बाद ऊपर से काटा, फिर पीछे वाली जो ये साइड थी इसको मैंने, पीछे वाला जो फेस था एक्चुअली उसको मैंने काट दिया, और उसके बाद नीचे से काट दिया। हो गया, इतना काम हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ये जो साइड है इसको मैं काटता हूँ यहाँ से। यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, और यहाँ से काट दिया। आपस में मिल गए फिर दोबारा से। तो सामने वाली जो है उसको मैंने काटा, सामने वाले फेस को मैंने बीचों बीच काट दिया। इसके बाद साइड वाला फेस, पीछे वाला फेस जो है उसको काटा उसके बाद मैंने, और उसके बाद इस साइड वाले को काट दिया। काटो इसको, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो हमने इस तरह इसको पकड़ा हुआ था, अभी थोड़ा इसको टिल्ट करके देखते हैं, यानी ये वाली साइड, इस वाली साइड को अभी तक हमने बीच में से नहीं काटा है। तो मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, इसके बाद ऊपर से यहाँ से, यहाँ से, और नीचे से। ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड वाली वॉल को काट दिया मैंने बीचों बीच, कट गई। इसके बाद ऊपर वाला फेस जो रहेगा वो भी कटेगा बीचों बीच। इसके बाद नीचे वाला फेस भी कटेगा बीचों बीच, और ये फाइनली हो गया, ऊपर ऊपर से हो गया। ठीक है। जब आप इसको, इस पूरे पीस को अगर एक नाइफ से काटना चाहेंगे तो नाइफ तो बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच जाएगा मतलब ये जो पूरा फेस था ये बीचों बीच आपने इस तरह से काटा हुआ है। तो इसके बाद आप इस तरह काटते हैं, इस तरह काटते हैं। कितने पीस बनेंगे इसके, एक छोटा सा पीस यहाँ से आएगा, एक दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब टोटल हम इसके 8 पीस करने वाले हैं। तो बीच में से और ले लेते हैं, बीच में से इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट को और इस फेस के पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। इस फेस के पॉइंट को और इस फेस के पॉइंट को ऊपर से नीचे मिला देते हैं। ठीक है। और सामने वाला जो फेस था ये और पीछे वाला फेस था ये, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। और इस तरह से 8 अलग अलग ब्लॉक बन गए हैं। ठीक है। एक ब्लॉक जो है वो इस तरह आपके सामने ये नीचे रखा हुआ है, एक ये जो है ये पीछे रखा हुआ है, एक इसके ऊपर, एक इसके पीछे, इस तरह 4 इधर रखे हुए हैं। इतना क्लियर है। इनमें से किसी एक ब्लॉक को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, सो दैट हम एक यूनिट सेल को सेपरेटली शो कर सकें। ये सामने वाले जो एक ब्लॉक था इसको हमने अलग कर लिया। इसको आप शो करेंगे और लिखेंगे, ये क्या है हमारी, ये हो गई एक यूनिट सेल। इसके पीछे भी ऐसी यूनिट सेल है, इसके इधर भी यूनिट सेल है, ऊपर भी यूनिट सेल है। अगर चाहे तो नीचे भी इस तरह यूनिट सेल रख सकते हो और पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो रेड कलर से इसको हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो साइड में लिखेंगे यहाँ पर ये एक क्रिस्टल लैटिस है। इसके बाद ब्लैक कलर से हमने एक यूनिट सेल को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर वाले को, ब्लैक कलर से ही ये एक यूनिट सेल है। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को किसी भी आप पेन से लिख सकते हैं डार्क करके, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट। ये एक लैटिस साइट है। इतना क्लियर है। तो यूनिट सेल क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेल को जो हम स्टडी करेंगे तो यूनिट सेल में क्या क्या स्टडी करेंगे। यूनिट सेल की स्टडी करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स, एक यूनिट सेल के अंदर रहेंगी कुछ एजेस। एज मतलब जैसे कि लेंथ हो गई, उसकी हाइट हो गई, और विड्थ ब्रेड्थ हो गई। तो इन चीज़ों को हम किस तरह शो करेंगे, हम इनको शो करेंगे ABC, स्मॉल ABC से हम शो करेंगे एजेस को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक क्यूब बनाया है मैंने, और इस क्यूब के अंदर ये 3 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
एक्स एक्सिस के अलोंग जो साइड रहेगी, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, ऊपर वाली, ये जितनी भी साइड्स उन सभी को क्या बोला जाएगा, ए बोला जाएगा। तो ए को लिया जाएगा एक्स के साथ, वाई के साथ हम किसको लेके चल रहे हैं, बी को लेके चल रहे हैं। तो जो हाइट दिखा रहे हैं जितने भी, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बी से हम शो कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम जेड की बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस के साथ जो साइड रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो जो बाहर की साइड निकली होंगी इस तरह से, उनको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अगर क्यूब लेके चलते हैं तो क्यूब के अंदर तीनों ही साइड जो रहती हैं वो सेम लेंथ की होती है। मतलब क्यूब के अंदर ए विल बी इक्वल टू बी, विल बी इक्वल टू सी। इसका मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, तीनों की तीनों चीजें क्या रहेंगी, वो सेम रहेंगी। तो एक पैरामीटर हो गया एजिज, यानी यूनिट सेल के अंदर कुछ एजिज होती है जिससे एक यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा जो पैरामीटर आता है वो आता है एंगल्स। एक यूनिट सेल के अंदर जब एजिज है तो उन एजिज के बीच में कुछ एंगल्स भी इनक्लोज रहेंगे। एंगल्स को हम शो करेंगे अल्फा, बीटा और गामा से। देखो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा ऐसे सिमिलर से लगते हैं। याद कैसे रखना है कि ए और बी के बीच में क्या रहेगा, अल्फा नहीं रहेगा। ए के साथ अगर आप अल्फा कंपेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा, या बी के साथ बीटा कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह याद रख लो कि ए और बी के बीच में क्या रहेगा, ए और बी के बीच में गामा रहेगा, अल्फा बीटा नहीं रहेगा। बी और सी के बीच में क्या रहेगा, बीटा और गामा नहीं रहेगा, अल्फा रहेगा। सी और ए के बीच में क्या रहेगा, गामा और अल्फा नहीं रहेगा, बीटा रहेगा। तो तीन एंगल्स होंगे। ध्यान रखना है आपको कि अल्फा जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, बी और सी के बीच में, बीटा रहेगा सी और ए के बीच में, और गामा जो रहेगा वो ए और बी एजिज के बीच में रहेगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि पैरामीटर्स जो रहते हैं यूनिट सेल के, यूनिट सेल को मेजर करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं। एक यूनिट सेल की एजिज का और उसके एंगल्स का। कितनी एजिज होती है एक यूनिट सेल के अंदर, काउंट करो जल्दी से। हो गया, कितनी एजिज आ रही है, 12 एजिज आ रही है। देखो चार तो इस वाले फर्श को अगर हम कंपेयर करते हैं, रूम से अगर कंपेयर करते हैं तो वो बहुत इजी रहेगा। अपने रूम के अंदर कितनी एजिज है वो एजिज गिन लो। तो जब हम फर्श के साथ साथ लगी हुई एजिज गिनते हैं तो वो कितनी है, 4 है। छत के साथ कितनी है, 4 है। और फर्श और छत को मिलाने वाली कितनी है, वो भी 4 है। तो टोटल कितनी एजिज हो जाती हैं, 12 एजिज हो जाती हैं। तो ध्यान ध्यान रखना है कितनी एजिज होती हैं, 12 एजिज होती है क्यूब के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर फेसेस कितने हैं, एक रूम के अंदर फेसेस कितने हैं, एक दीवार जो बन रही है उसको एक फेस बोल रहे हैं, तो अपने रूम के अंदर काउंट करो। अगर ये क्यूबिकल रूम होता जिसके अंदर कितने फेसेस होते, कर लिया, हाँ 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक क्यूबिकल अगर आपको यूनिट सेल मिली हुई है तो उसके अंदर 12 एजिज होती है और 6 फेसेस होते हैं। अच्छा एक चीज और काउंट करो कि इसके अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है। 4 कॉर्नर्स ऊपर है, 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। और एक और चीज आपको अगर पूछी जाए कि इसके अंदर बॉडी सेंटर कितना है, तो एक बॉडी का तो एक ही सेंटर होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। यूनिट सेल के अंदर एज जो होती है वो ध्यान रखनी है आपको, एंगल्स ध्यान रखने हैं, कितने उसके अंदर फेस होते हैं, कितनी उसके अंदर साइड्स होती हैं या एजिज होती हैं, कितने उसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं और कितने बॉडी सेंटर्स होते हैं। ये चीजें अगर आपको पता चल जाती है तो यूनिट सेल की स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। देखो हमने बोला यूनिट सेल से क्या बनता है, एक लैटिस बनता है। तो लैटिस तक हम तब पहुंच पाएंगे जब हमारी यूनिट सेल क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए हम यूनिट सेल को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो यूनिट सेल जो होती है कितने तरह की होती है। बोला जाता है कि यूनिट सेल जो है वो 2 तरह की होती है। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल। जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। सिंपल होने का मतलब क्या है, सिंपल होने का मतलब ये है कि इस यूनिट सेल के अंदर जो लेटिस साइट्स रहेंगी, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वो केवल और केवल इन कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। अगर एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं तो इस तरह जो यूनिट सेल बनती है, इस यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाएगा, या फिर इसको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है। प्रिमिटिव को हम सिंपल बोल रहे हैं तो इसी को बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज क्लियर होगी। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, अगर किसी
प्रिमिटिव या फिर सिंपल एक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ किसी और जगह पे कोई और भी एटम प्रेजेंट मिल जाता है, जैसे कि किसी फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, या फिर इन एजिज के सेंटर पे, किसी भी जगह किसी भी सेंटर के ऊपर अगर आपको एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल जाता है कॉर्नर्स के अलावा, तो अब वो एक सिंपल यूनिट सेल नहीं है, अब उसको क्या बोलेंगे, एक सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब द यूनिट cells in which the particles are present at corners as well as any of the face center, body center और edge centers। डेफिनेशन क्लियर है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स हम देख लेते हैं एक बार। देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उनको मैंने 4 कैटेगरीज में रखा है। अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर ही 4 कैटेगरी नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी उसके अंदर। वहाँ पर फेस सेंटर्ड मिलता है, बॉडी सेंटर्ड मिलता है, ये दो जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एंड सेंटर्ड भी मिल जाती हैं। तो देखो, फेस सेंटर्ड क्या होती है। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर्स है उन पे तो एटम प्रेजेंट है ही है, साथ ही साथ और एक्स्ट्रा कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है फेसिस के सेंटर्स के ऊपर। कितने फेस वो बताए थे अभी हमने, 6 फेस बताए थे। उन 6 के 6 फेसिस के सेंटर्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उनको बोला जाएगा एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये तो कॉर्नर्स हो गए इस यूनिट सेल के, इन कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट है। अब देखो, ये एक फेस है, इस फेस का सेंटर कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक एटम हमें रखना है। ये सामने भी एक फेस बन रहा है, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑलमोस्ट मान लेता हूँ मैं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पीछे वाला फेस है, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर मान लेता हूँ कि यहाँ पे होगा। इसके बाद ये साइड वाला फेस है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका फेस सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला फेस, इसका सेंटर यहाँ होगा, और नीचे वाला फेस, इसका सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे, 8 तो पॉइंट है ये कॉर्नर वाले, और 6 फेस है, तो उन 6 फेसेस के हर एक के सेंटर रहेंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पर 14 क्या हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइड्स हो जाएंगे। तो फेस सेंटर्ड के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और हर एक फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बना लेता हूँ बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा भाई, बताना। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होगा कि जब एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पे, ये जो पूरी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की बॉडी के ऊपर, इस बॉडी का सेंटर कहाँ पे होगा, मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं होगा, लग रहा है बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरह के लैटिस पॉइंट्स होंगे। टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स और 1 बॉडी सेंटर। तो ये डेफिनेशन भी हो जाती है यहाँ से, यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर। क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। अब अगर पूछा जाए एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो रहेंगे कॉर्नर्स पे रहेंगे, और साथ ही साथ 2 फेस सेंटर्स के ऊपर रहेंगे। क्या किन्हीं भी 2 फेस सेंटर के ऊपर हो सकते हैं, नहीं, ऐसे 2 फेस सेंटर्स के ऊपर जो एक दूसरे के ओपोजिट हो, एंड टू एंड पढ़ते हो जो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि ये मैंने एक क्यूब बना लिया, अब कॉर्नर्स वाले मैं ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगा बार बार, कॉर्नर्स वाले आपको खुद समझ जाने कि कॉर्नर के ऊपर तो एटम प्रेजेंट ही है। इसके बाद ये ऊपर वाला फेस है, इसके सेंटर पे मैंने रख लिया एक एटम, और इसके ऑपोजिट कौन सा फेस पड़ेगा, इसके सामने ये वाला, इसके सेंटर पे मैंने एक एटम रख लिया। तो इसका मतलब अगर कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ 2 ओपोजिट फेसिस के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे वो एक फेस सेंटर्ड, सॉरी एंड सेंटर्ड क्या हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। क्या इस तरह की और यूनिट सेल्स आप बना सकते हो, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इस वाले फेस को और इस वाले फेस को यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो भी ये एक एंड सेंटर्ड बन जाएगा। तब यहाँ पे और कहीं पे एटम नहीं रखना है, कॉर्नर्स पे और इन दोनों फेसिस पे, या फिर आप इधर सामने वाली दीवार पे और पीछे वाले फेस के ऊपर, इन दोनों के सेंटर के ऊपर भी एटम रख लेते हैं, तो भी क्या बन जाएंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स बन जाएंगी ये। ठीक है, इसके बाद एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होंगी वो देख लेते हैं। एज सेंटर्स का मतलब कि कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम प्रेजेंट है ही है, साथ ही साथ जो इसकी डिफरेंट एजेस है, कितनी एजेस है, 12 एजेस है, इन 12 एजेस के ऊपर भी, इनके सेंटर्स के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हर एक एज के सेंटर के ऊपर क्या बने हुए हैं, ये एटम रख दिया मैंने, लैटिस पॉइंट्स रख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह 4 तरह की हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं।
तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। इसमें छोटी छोटी दो चीज़ें और बच जाती है। एक तो रहता है कि हर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स रहेंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स रहते हैं वो चीज़ काउंट करना। और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, उनको हम एक अलग छोटी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय।